प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कौटिल्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र का प्रभाव एवं महत्व, अर्थात प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो मनु के बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा की जाती है या कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा की चर्चा की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि भाई जो कौटिल्य है, इसका जो गौरवमयी ग्रंथ अर्थशास्त्र है, इसका क्या प्रभाव रहा, इसका क्या महत्व है। क्योंकि जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को, राजा संबंधी विचारों को, हैं परराष्ट्र संबंधी विचारों को, इसी के साथ में दंड संबंधी विचारों को, न्याय संबंधी विचारों को, प्रशासनिक व्यवस्था को हम नहीं समझ सकेंगे। इसलिए सबसे पहले ये समझना निहायत जरूरी है क्या कि अर्थशास्त्र का क्या प्रभाव एवं महत्व रहा है, किन किन विद्वानों के ऊपर, किन किन आचार्यों के ऊपर क्या क्या अर्थशास्त्र का प्रभाव रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। तो नोट करें, कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रभाव एवं महत्व, मतलब कौटिल्य का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 23 में बताया है कि भाई अर्थशास्त्र के अंतर्गत 15 अधिकरण हैं। कितने? 15 अधिकरण हैं। और इन अधिकरणों की विषय वस्तु क्या है, ये मैंने लेक्चर नंबर 23 में अच्छे से आपको बता दिया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई जो ये अर्थशास्त्र है, इसका क्या प्रभाव रहा है आचार्य विद्वान के ऊपर, और वास्तव में इसका आज भी क्या महत्व है या नहीं है। अब ये बातें समझें, उससे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि के रूप में बताना चाहूँगा बेटा क्या कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु के राजनीति, मतलब अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स से की जा सकती है। यूनानी विचारक अरस्तु, जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि भाई राजनीति विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। तो अरस्तु की जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हिंदी अर्थ हो गया राजनीति। अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पॉलिटिक्स है। तो वास्तव में यूनान के अंतर्गत जो अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, उसकी तुलना हम प्राचीन भारत के आचार्य कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से कर सकते हैं। मतलब ये अरस्तु की पॉलिटिक्स और कौटिल्य का अर्थशास्त्र वास्तव में एक दूसरे से, एक से बढ़कर के एक है। हम ये नहीं कह सकते कि अरस्तु की पॉलिटिक्स निम्न स्तर पर है या कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न स्तर पर, नहीं। इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। कारण जैसे यूनान के अंतर्गत अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के बारे में जो कुछ भी लिखा है, उसके आधार पर इसे राजनीतिक विज्ञान का जनक मान लिया गया। ठीक इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी कौटिल्य का यही योगदान है। अर्थात कौटिल्य ने अपनी रचना जो अर्थशास्त्र लिखी है, इसके अंतर्गत बेटा वास्तव में धर्म को राजनीति से पृथक करते हुए कौटिल्य ने राजनीति के बारे में लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कौटिल्य ने ही ये काम किया है, जो काम इटली के मैकियावेली ने किया। अर्थात मैकियावेली ने भी इटली के एकीकरण करने के लिए स्पष्ट रूप में कह दिया। मैकियावेली कह रहे हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदा आदरणीय समझे जाएंगे। मतलब मैकियावेली ने कह दिया कि राजनीति के लिए धर्म और नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। किसको? मैकियावेली को। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है, हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से भी कर सकते हैं। मैकियावेली जो कि इटली के विचारक हैं, जिनको कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली के ऊपर मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिम राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। तो मैकियावेली की रचना द प्रिंस
और कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र और अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों की हम तुलना कर सकते हैं। आगे जब हम कौटिल्य के बारे में सब कुछ समझा देंगे तो वहाँ पर इनके बारे में आपको अलग से भी मैं बताऊँगा। मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य की तुलना अरस्तु से करेंगे, कौटिल्य की तुलना मैकियावली से भी करेंगे, इनके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि भाई भले ही मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, सोमदेवसूरी हो, बृहस्पति हो, भीष्म हो, या फिर जो है पश्चिम की बात करते हैं प्लेटो हो, अरस्तु हो, एक्विनास हो, मैकियावली हो, हॉब्स लॉक, रूसो हो, हैं, जेरेमी बेंथम हो, जे.एस. मील हो, कार्ल मार्क्स हो, हेरल्ड जोसेफ लास्की हो, भले ही कोई भी विचारक क्यों ना हो बेटा, किसी न किसी रूप में प्रत्येक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ता ही है। किसी का प्रभाव ज़्यादा होता है, किसी का प्रभाव कम होता है। तो इसी रूप में हमें आज ये देखना है कि भाई कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है, इसका प्रभाव आचार्य विद्वान के ऊपर किस रूप में रहा है, ये समझना है। और ये बात मैं आपको 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए तो नोट करें, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव एवं महत्व को हम निम्न शीर्षकों या बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। नोट करें, निम्न शीर्षकों या बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 बिंदु के आधार पर ये बात आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु नोट करें बेटा, प्राचीन राजशास्त्र का परिचय एवं सारांश। मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें सबसे ज़्यादा लाभ ये होता है कि प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का इससे परिचय मिलता है और कौटिल्य से पहले राजशास्त्र के बारे में जितना भी लिखा गया है उन सब का सारांश, उन सब का निचोड़, उन सब का संक्षिप्तीकरण, उन सब का संक्षेप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाता है। मतलब जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ लेते हैं तो कौटिल्य से पहले राजनीति के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है उन सब का ज्ञान हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने से ही मिल जाता है। ये इसका जो है महत्व है कि अकेले अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से हम अर्थशास्त्र या कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना जब लिखी गई थी उससे पहले राजनीति शास्त्र के बारे में जितना भी विद्वानों ने लिखा है, धर्मशास्त्रियों ने लिखा है, राजशास्त्रियों ने लिखा है, उन सब का सारांश कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिल जाता है। तो हमें इतने भारी भरकम ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अकेले कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़कर भी हम कौटिल्य से पहले जितना भी राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा गया था उन सब का सारांश हमें अकेले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाता है। ये इसका महत्व है, ये इसका क्या है, महत्व है। चलिए मैंने लिख दिया है प्राचीन राजशास्त्र का परिचय सारांश, मतलब इसे प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का परिचय मिल जाता है। इसी के साथ में अर्थशास्त्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र से पहले जितना भी लिखा गया था उन सबका सारांश हमें अर्थशास्त्र में मिल जाता है। ठीक है, अब चलिएगा इस बिंदु की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा बेटा कि वास्तविक रूप में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का प्रभाव वास्तविक रूप में विभिन्न आचार्यों के ऊपर पड़ा है, विभिन्न विद्वानों के ऊपर पड़ा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि निम्न आचार्यों के विचारों का अर्थशास्त्र में उल्लेख है। जरा ध्यान दीजिएगा, निम्न आचार्यों के विचारों का अर्थशास्त्र में उल्लेख है। नोट करें, निम्न आचार्यों के विचारों का अर्थशास्त्र में उल्लेख है। अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में जब ये कहा जाता है कि भाई ये प्राचीन राजशास्त्र का परिचय सारांश है, मतलब अर्थशास्त्र की रचना की गई उससे पहले राजनीति शास्त्र के बारे में जो भी लिखा गया था वो सब का सब कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिल जाता है। तो कैसे मिल जाता है, क्यों? क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन आचार्यों के विचारों का अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। तो आप नोट करेंगे, निम्न आचार्यों के विचारों का अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, मतलब कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत ये जो आचार्य है इनके विचारों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र से पहले जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उन सबका सारांश अर्थशास्त्र में मौजूद है। ये इसका महत्व है। कौन कौन है विद्वान? कात्यायन, नोट करें बेटा, कात्यायन, यस, इन आचार्य के विचारों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। विशालाक्ष का उल्लेख किया गया है,
पिशुन अर्थात नारद का उल्लेख किया गया है। कोण पदंत, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कोण पदंत अर्थात भीष्म, इनका भी उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। पाराशर का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया है। भारद्वाज का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया है। पिशुन पुत्र का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। दीर्घ चारायण का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया है। फिर से बोल रहा हूँ, बाहुदंती पुत्र का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके बाद में वात याधि का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया है। और इसके बाद में नोट करें किंजलक का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया है। इसका मतलब वास्तव में देखा जाए तो अर्थशास्त्र से पहले इन आचार्यों ने राजनीति शास्त्र के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो इन सब का सारांश कौटिल्य की रचना या कौटिल्य ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिल जाता है। इसलिए हमें अर्थशास्त्र या कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से पहले जो कुछ भी लिखा गया है, अगर उसको हम नहीं भी पढ़ते हैं और केवल कौटिल्य का अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं तो इन सब आचार्यों का सारांश हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिल जाता है। ये इसका महत्व है, ये इसका योगदान है। यस, ठीक है बेटा। चलिए आगे, इसी बिंदु में अनेक राजनीतिक संप्रदायों का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। अर्थात वास्तविक रूप में कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनेकों संप्रदायों का उल्लेख भी किया गया। अब अनेकों संप्रदायों को उल्लेख किया गया जो कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से पहले प्रचलित थे, तो उनका उल्लेख अर्थशास्त्र में कर दिया गया है। इसका मतलब इससे पहले जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है ही नहीं। अकेले कौटिल्य का अर्थशास्त्र को आप अच्छे से समझिएगा और वास्तविक रूप में इससे पहले जितने भी संप्रदाय थे उन सब का सारांश कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिल जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैंने स्वयं नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ ये बात। अब वो संप्रदाय कौन कौन से हैं जिनकी की चर्चा कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में की गई है, नोट करें। मानव संप्रदाय, ये मानव संप्रदाय वास्तविक रूप में मनु के द्वारा दिया गया है बेटा। मनु, क्योंकि मनु एक धर्मशास्त्री थे, मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री थे, ये भी नोट करेंगे। मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री थे, जबकि कौटिल्य मूलतः एक राजशास्त्री है। नोट करना, ये राजशास्त्री है, मनु धर्मशास्त्री थे। तो मानव संप्रदाय का उल्लेख भी है, ओसना संप्रदाय का उल्लेख है बारहस्पत्य संप्रदाय का उल्लेख अर्थशास्त्र में, पाराशर संप्रदाय का उल्लेख है और आरंभीय संप्रदाय का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया। इसका मतलब अर्थशास्त्र से पहले जितने संप्रदाय प्रचलित थे उन सभी संप्रदायों का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में भी किया है। इसका मतलब वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र से पहले या कौटिल्य ने जो अपनी रचना अर्थशास्त्र लिखी, इससे पहले जितने भी राजनीति शास्त्र से संबंधित आचार्य विद्वान थे, जितने भी संप्रदाय थे, उन सबका सारांश कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है। ये इसका महत्व है। तो अकेले कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने से भी पीछे की सारी बातों का हमें ज्ञान हो जाता है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये, राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। कौटिल्य का जो दूसरा प्रभाव है, महत्व है, वो ये है कि राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब कौटिल्य ने वास्तविक रूप में राजनीति के बारे में जो अपना नजरिया रखा है, दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया, दृष्टिकोण कहते हैं देखने के नजरियों को। तो इन्होंने राजनीति को जो देखा है वो किस नजरिए से देखा है, ये धार्मिक चश्मे से नहीं देखा है। जैसे कि मनु एक मूलतः धर्मशास्त्री थे, लेकिन इन्होंने राजनीति को जो है धर्म से बिल्कुल अलग करके रखा है, धर्म से बिल्कुल अलग करके देखा है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत कौटिल्य ही ऐसे प्रथम विचारक हैं, प्रथम विद्वान हैं, प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने राजनीति को धर्म से बिल्कुल पृथक किया है। इसलिए धर्म से राजनीति को सबसे पहले पृथक करने वाले प्राचीन भारत के अंतर्गत कौटिल्य ही थे। प्रथम विचारक कौटिल्य थे, नोट कर सकते हैं। कौटिल्य प्रथम विचारक थे प्राचीन भारत में जिन्होंने धर्म से राजनीति को पृथक किया था। और पृथक ही नहीं किया बल्कि इन्होंने धर्म के बारे में कह दिया कि धर्म राजनीति का अनुगामी है और राजनीति सर्वोच्च है। राजनीति सर्वोच्च है, जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति सर्वोच्च है, तो यही बात यूनान के अंतर्गत अरस्तु ने भी कही थी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है, ये बात कहिए। और अगर हम आधुनिक युग की बात करें पश्चिम के अंतर्गत, तो वास्तविक रूप में ये काम मैकियावेली की इटली के मैकियावेली ने किया है, इटली के मैकियावेली ने किया है। और मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कह दिया
क्या कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैकियावेली ने सबसे पहले धर्म से राजनीति का पृथक्करण किया था। अर्थात स्पष्ट रूप में मैकियावेली ने कह दिया था कि राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता नहीं होना चाहिए। इसलिए पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। तो जो काम मैकियावेली ने किया वही काम भारत के अंतर्गत प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने भी धर्म से राजनीति को पृथक किया और पश्चिमी राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो मैकियावेली ने भी धर्म से राजनीति को पृथक किया सबसे पहले। इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली है। और भारत की बात आती है तो प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत कौटिल्य ने सबसे पहले ये काम किया था। मतलब वास्तविक रूप में धर्म से राजनीति को सबसे पहले अलग प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत किसने किया था? कौटिल्य ने। ध्यान रखना है। चलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण है। यथार्थवादी दृष्टिकोण को हम 4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1 व्यवहारिक उपयोगितावादी यथार्थवादी दृष्टिकोण, अर्थात कौटिल्य का जो दृष्टिकोण है वह व्यवहारिक है, उपयोगितावादी यथार्थवादी। क्यों? क्योंकि जैसे कौटिल्य के समय में वास्तविक रूप में देखा जाए तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन कौटिल्य ने गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए उस समय भारत को एकजुट करने के लिए केंद्रीकृत शासन का समर्थन किया, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। इसलिए कौटिल्य वास्तविक रूप में व्यवहारिक, उपयोगितावादी एवं यथार्थवादी विचारक थे। मतलब इनका जो दृष्टिकोण था, जो नजरिया था, वो व्यवहारिक था, उपयोगितावादी था और यथार्थवादी था। इसलिए उन्होंने उस समय गणतंत्रीय शासन प्रणाली की उपेक्षा करते हुए राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया था। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। क्योंकि उस समय भारत के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा नरेश थे, तो कौटिल्य इन सबको मतलब पूरे भारत को एकजुट करना चाहता था, पूरे भारत के अंतर्गत एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना करना चाहता था। इसलिए इन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया, उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाया, यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया और इस आधार पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। तो ये इसका जो है प्रभाव है। और आज हम देखते हैं तो आज तक भी भारत के चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, प्रशासनिक अधिकारियों, सबके ऊपर कौटिल्य के विचारों का किसी न किसी रूप में प्रभाव है। दूसरा है अर्थशास्त्र में राजनीति की घनिष्ठता को स्वीकारा है और अपने समस्त राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार अर्थ को बनाया है। अर्थात कौटिल्य ने वास्तविक रूप में अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र में राजनीति की घनिष्ठता को स्वीकारा है और अपने समस्त राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार अर्थ को बनाया है। मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में अपने पूरे चिंतन का आधार अर्थ को माना है, धन को माना है, संपत्ति को माना है। अर्थात जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहाँ वास्तविक रूप में धर्म और काम इनकी प्राप्ति अर्थ के बिना नहीं हो सकती। ये बात कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में अपनी रचना अर्थशास्त्र में की है। और आधुनिक समय में भी देखा जाए तो इसी आधार पर पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराएं दी गई हैं। मतलब बिना संपत्ति के, बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आधुनिक समय में अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था का घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया जाता है। तो ये बात पहले कौटिल्य ने भी अपनी रचना अर्थशास्त्र में कह दी थी। तीसरा है धर्म में राजनीति के न केवल पृथक्करण पर बल दिया, बल्कि धर्म को राजनीति का अनुचर बनाया और राजनीति को सर्वोच्च माना। तीसरा बिंदु लिखें, मतलब कौटिल्य ने धर्म में राजनीति के न केवल पृथक्करण पर बल दिया, बल्कि धर्म को राजनीति का अनुचर बनाया। मतलब कौटिल्य वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीति के प्रति इनका यथार्थवादी दृष्टिकोण, इस आधार पर ही कौटिल्य प्रथम विचारक हैं जिन्होंने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया, जैसे इटली में मैकियावेली ने किया है। मतलब राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया और पृथक ही नहीं किया बल्कि स्पष्ट कह दिया कि जो धर्म हो राजनीति का अनुगामी होगा, अनुचर होगा, जैसे कि इटली में मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली ने भी कहा था कि जो धर्म है, जो चर्च है, वो राज्य का अनुगामी होगा, सर्वोच्च होगा राज्य। तो कौटिल्य भी सर्वोच्च राज्य को मान रहे हैं, राजनीति को मान रहे हैं। इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है राजनीति को सर्वोच्च माना है। मतलब कौटिल्य ने राजनीति को सर्वोच्च माना है, मैकियावेली ने भी राज्य को सर्वोच्च माना है और अरस्तु ने भी राजनीति को सर्वोच्च माना है। ठीक है बेटा, 3 बातें। चौथा बिंदु है कौटिल्य ने राजनीति को मात्र भौतिक जीवन से संबंधित शास्त्र माना है, प्रत्ययवादी विचारों से प्रभावित नहीं है। मतलब कौटिल्य
यथार्थ दृष्टिकोण के समर्थक इसलिए क्योंकि इन्होंने राजनीति को मात्र भौतिक जीवन से संबंधित शास्त्र माना है, प्रत्ययवादी विचारों से प्रभावित नहीं है। मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में राजनीति के बारे में देश के लिए जो भी निर्णय लेना है उस निर्णय के अंतर्गत धर्म विशेष को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, किसी दैवी विचारधारा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहाँ वास्तविक रूप में भौतिक जीवन से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसलिए जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत प्रत्ययवादी या दैवीय विचारधारा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तीसरा बिंदु, अध्ययन पद्धति की दृष्टि से महत्व। मतलब जो ये कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है इसका तीसरा महत्व प्रभाव होगा अध्ययन पद्धति की दृष्टि से महत्व। अब देखिएगा बेटा, इससे पहले हम मनु की मनुस्मृति का अध्ययन करके आए हैं, मनु के विचारों का अध्ययन किया है। तो मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री थे। अब धर्मशास्त्री थे तो ऐसी स्थिति में मनु की जो पद्धति थी बेटा वो निगमनात्मक थी। देखो पद्धतियां मूलतः दो प्रकार की होती है, निगमनात्मक, आगमनात्मक। निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत तो क्या होता है, सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं हम। मतलब पहले जो है कल्पना कर ली जाती है और कल्पना के आधार पर छोटे छोटे सिद्धांत दिए जाते हैं, जबकि आगमनात्मक के अंतर्गत विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं। मतलब आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले समाज से तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम पश्चिम का उदाहरण दें, प्लेटो है, प्लेटो की रिपब्लिक। तो प्लेटो ने वास्तविक रूप में निगमनात्मक पद्धति को अपनाया था और अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, क्योंकि प्लेटो ने जो अपनी रचना रिपब्लिक लिखी है उसके अंतर्गत केवल कल्पना के आधार पर लिखा है, जबकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो पॉलिटिक्स लिखी है उसके अंतर्गत उस समय के 158 देशों के संविधानों का पहले अध्ययन किया, उसके बाद में तथ्यों को इकट्ठा किया, तथ्यों को एकत्रित करके सिद्धांतों का निर्माण किया। तो इसको कहते हैं आगमनात्मक, और कल्पना के आधार पर लिखा जाता है उसको कहते हैं निगमनात्मक। तो मनु की जो पद्धति थी वो निगमनात्मक, जबकि कौटिल्य की जो पद्धति है वो आगमनात्मक है। इसको हम वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं। तो नोट करें, धर्मशास्त्रियों की निगमनात्मक पद्धति के स्थान पर कौटिल्य ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। नोट करेंगे, धर्मशास्त्री कौन थे बेटा, मनु थे। तो मनु की पद्धति निगमनात्मक थी। मैं फिर कह रहा हूँ, निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है, पहले कल्पना की जाती है, फिर छोटे छोटे सिद्धांत दिए जाते हैं। जबकि आगमनात्मक में विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। मतलब पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और तथ्य के आधार पर सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसा कि अरस्तु ने किया है और कौटिल्य ने भी किया है। तो नोट करेंगे, धर्मशास्त्रियों मतलब मनु की रचना मनुस्मृति। धर्मशास्त्रियों की निगमनात्मक पद्धति के स्थान पर कौटिल्य ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि जो आगमनात्मक पद्धति है वह वैज्ञानिक पद्धति के निकट है। नोट करेंगे कोष्टक में, वैज्ञानिक पद्धति के निकट है। मतलब जो आगमनात्मक पद्धति है ये वैज्ञानिक पद्धति के निकट है, जबकि जो निगमनात्मक पद्धति है ये दार्शनिक पद्धति के निकट है। किसके निकट है, ये दार्शनिक पद्धति के निकट है। ठीक है, तो मूल जो पद्धति है वो आगमनात्मक है, किसकी, कौटिल्य की। ठीक है बेटा, और अरस्तु की भी जो है आगमनात्मक ही है, प्लेटो की निगमनात्मक है। चलिए फिर मैंने यहाँ लिखा है, अर्थशास्त्र की रचना में कौटिल्य ने, अब जरा ध्यान दें, मूल पद्धति तो होगी इसकी आगमनात्मक पद्धति। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र की रचना में कौटिल्य ने ऐतिहासिक, नोट करें, ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणीय प्रयोगात्मक पद्धतियों का अनुकरण किया है। मतलब कौटिल्य ने ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणीय, प्रयोगात्मक पद्धतियों का अनुकरण किया है, जो आगमनात्मक पद्धति की अनुपूरक पद्धतियां हैं। मतलब ये आगमनात्मक पद्धति की ही अनुपूरक पद्धतियां हैं, एक तरीके से पूरक के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में। बाकी मूलतः यदि देखा जाए तो कौटिल्य की जो पद्धति है वह आगमनात्मक है, मनु की जो पद्धति है वो निगमनात्मक है। पश्चिम की बात करें तो प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है, अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक है। आप इसके आधार पर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी प्लेटो और अरस्तु के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर आप आगमनात्मक, निगमनात्मक पद्धति की मैंने व्यापक रूप में व्याख्या की है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये तीन बिंदु के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि भी अर्थशास्त्र का क्या प्रभाव और महत्व रहा है। अब लास्ट में हमने निष्कर्ष रूप में बताया, बहुत महत्वपूर्ण बातें, इनको नोट करेंगे। इस ग्रंथ ने, मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र ने, इस ग्रंथ ने विभिन्न राजशास्त्रियों एवं साहित्यकारों, नोट करें, विभिन्न राजशास्त्रियों एवं साहित्यकारों को प्रभावित किया है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए, जब कौटिल्य के प्रभाव की बात आती है, मूलतः इसका प्रभाव किन किन पर रहा है,
तो इस ग्रंथ ने मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र ने विभिन्न राजशास्त्रियों, साहित्यकारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। अब किन किन को प्रभावित किया है, कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, कौन कौन से ऐसे जो है राजशास्त्री हैं जिनको कि जो है कौटिल्य ने प्रभावित किया है या कौटिल्य रचना अर्थशास्त्र ने प्रभावित किया है, उनके मैंने नाम नोट कर दिए। इन सब के आप नाम नोट कर लें क्योंकि एक कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वैसे भी। तो ये तो है, सबसे पहले लिखेंगे आप महाकवि कालिदास, पूरा लिख लेंगे आप चाहें तो महाकवि कालिदास। कालिदास की रचना रघुवंश है, तो ये रघुवंश जो इनकी रचना है कालिदास की, इसके ऊपर अर्थशास्त्र का प्रभाव रहा है। नेक्स्ट है कुमार संभव व शाकुंतलम। कुमार संभव व शाकुंतलम के ऊपर भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र का प्रभाव रहा है। इसके बाद में दंडी, दंडी की रचना है दशरथ कुमार चरित। दशरथ कुमार चरित, फिर से बोल रहा हूँ, दंडी की रचना है दशरथ कुमार चरित, इसके ऊपर भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र का प्रभाव है। इसके बाद में विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, इसके ऊपर भी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव है। और नेक्स्ट लिखेंगे वात्सायन। वात्सायन की जो रचना है वो कामसूत्र, कामसूत्र के ऊपर भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। इसके बाद में कुछ ऐसे रचनाएं हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जो विद्वानों लिखे हैं, उनको हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सार, संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि ये जो अर्थशास्त्र के सार हैं, जो लिखने वाले विद्वान हैं, इनके ऊपर भी जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र का प्रभाव रहा है। वो कौन कौन है, नोट करें। याज्ञवल्क्य स्मृति, जैसे स्मृतियाँ होती है ना, मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, तो बेटा स्मृति प्राचीन भारत में उनको कहा जाता था। मतलब प्राचीन भारत में जो समाज व्यवस्था को चलाने के नियम होते थे ना, उनको स्मृति कहा जाता था। जैसे मनु स्मृति है, तो मनुस्मृति के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियमों को ले किया गया। ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियमों को ले किया गया। तो इन नियमों को प्राचीन भारत में स्मृति कहा जाता था, जबकि आधुनिक समय में समाज व्यवस्था को संचालित करने के जो नियम होते हैं उनको कानून कहा जाता है, उस समय स्मृति कहा जाता था। डिफरेंस है बस। तो याज्ञवल्क्य स्मृति, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कामंदक, कामंदक की रचना है कामंद की नीतिसार, नोट करेंगे। कामंदक की रचना है कामंद किए, फिर से बोल रहा हूँ, कामंदक की रचना है कामंद किए नीतिसार। और सोमदेव सूरी की रचना है नीति वाक्यामृतम, फिर से बोल रहा हूँ, सोमदेव सूरी, पूरा नाम लिख लेंगे आप, सोमदेव सूरी की रचना है नीति वाक्यामृतम, नीति वाक्यामृतम। ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र का सार मानी जाती हैं। अर्थशास्त्र का संक्षेप रूप मानी जाती है। मतलब ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, कामंदक की नीतिसार है, कामंद की नीतिसार कहते हैं इसको, सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृतम है, ये अर्थशास्त्र का सार माने जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इनके ऊपर वास्तव में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव रहा है। और इससे ज़्यादा किसी विद्वान विशेष का क्या प्रभाव हो सकता है। इतने ढेरों ग्रंथ मैंने आपको बता दी, इन सब के ऊपर कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र का प्रभाव रहा है। तो बेटा ये हो गया कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र का प्रभाव एवं महत्व, मतलब इस रचना का क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव है, अब ये आप अच्छे समझ गए हैं। इसके बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक एक बात को हम अच्छे से समझाएंगे। भाई इसकी सामाजिक व्यवस्था, समाज दर्शन क्या है, इसके राजनीतिक विचार क्या हैं, दंड से संबंधित विचार क्या हैं, न्याय से संबंधित विचार क्या हैं, अंतर्राज्यीय परराष्ट्र संबंधी विचार क्या हैं, ये सब बातें हम क्रम से एक एक करके आपको समझा देंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप कौटिल्य की रचना जो अर्थशास्त्र है, मतलब इनकी जो पुस्तक है, जिसको कि गौरवमयी ग्रंथ भी कहते हैं, अर्थशास्त्र गौरवमयी ग्रंथ रचना, इसका क्या प्रभाव और महत्व है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमको कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को समझने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बन चुकी है। और जब तक हम पृष्ठभूमि तैयार नहीं करेंगे तब तक किसी भी विचार विशेष को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप आज का जो लेक्चर है इसको अच्छे से समझ लेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।